नमस्कार। उषा छाबड़ा इंस्टीट्यूट फॉर क्रिएटिव एंगेजमेंट में एक बार आपका फिर से स्वागत है। हर सप्ताह हम आपके लिए एक कार्यक्रम लेकर उपस्थित होते हैं जिसका नाम है गुफ्तगू। इसमें हम आपकी मुलाकात ऐसी शख्सियत से करवाते हैं जो कुछ अलग हटकर कार्य कर रहे हैं, अपने क्षेत्र में बेहतरीन कार्य कर रहे हैं। आज हमारे इस श्रृंखला की इस कड़ी में हमारे साथ जुड़े हैं अनुराग शर्मा जी। अनुराग जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। धन्यवाद उषा जी। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। तो मैं अनुराग जी का परिचय सबसे करवाती हूँ। अनुराग शर्मा जी इज एन एमिनेंट राइटर, पॉडकास्टर, रेडियो आर्टिस्ट एंड एडिटर इन चीफ ऑफ सेतु पत्रिका. He is also a co-founder of Radio Playback India. उनके बारे में और जानते हैं। ऑडियो पॉडकास्ट में उन्होंने सुनो कहानी, प्रेमचंद की कहानियों की पहली ऑडियो बुक, विनोबा भावे के गीता प्रवचन, 24 घंटे चलने वाले स्ट्रीमिंग रेडियो स्टेशन पिट रेडियो की स्थापना की, 300 से अधिक हिंदी कहानियों का ऑडियो प्रसारण किया, रेडियो प्लेबैक इंडिया पर हवा महल, मासिक ऑनलाइन कवि सम्मेलन, शब्दों के चाक पर जैसे कार्यक्रमों का निर्देशन, संपादन, संचालन किया। संपादन की बात करें तो जून 2016 से पिट्सबर्ग से प्रकाशित मासिक सेतु के संस्थापक व मुख्य संपादक बने हुए हैं। लेखन के क्षेत्र में इन्होंने बेहतरीन कार्य किया। विश्व भर के हिंदी लेखकों के टॉप 100 रैंकिंग में निरंतर प्रथम 50 में स्थान है। 600 से अधिक गद्य व पद्य रचनाएं देश विदेश के प्रमुख पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई हैं। आपने विभिन्न संस्थानों में शिक्षण कार्य भी किया है। आपको कई प्रकार के सम्मान मिले। मॉरिशस संसद के स्पीकर द्वारा महात्मा गांधी संस्थान का प्रथम अप्रवासी हिंदी साहित्य सृजन सम्मान 2016-17 में, भाष्य गौरव सम्मान 2016, सेवा कल्याण सम्मान 2018, विश्व हिंदी सचिवालय मॉरिशस की एकांकी प्रतियोगिता 2017 में पुरस्कृत हुई। आपकी कई पुस्तकें प्रकाशित हुई। एकल पुस्तकें एवं साझा संकलन के अंतर्गत बहुत कुछ है। अनुरागी मन कथा संग्रह, छोटी सी बात लघु कथा संग्रह, पतझड़, सावन, बसंत, बहार, संपादित काव्य संकलन, इंडिया इज एन आईटी सुपर पावर, इंडिया इज एन आईटी सुपर पावर अंग्रेजी शोध ग्रंथ है। और साझा संकलन में देशांतर, प्रवासी काव्य संग्रह, हिंदी साहित्य अकादमी, हिंदी अकादमी दिल्ली, प्रवासी स्त्रीलेखन, विमर्श के विविध आयाम, शोध आलेख संग्रह और अनेकों अनेक पुस्तकें। तो अनुराग जी, इतना सारा काम कैसे संभव हुआ? आप एक अलग क्षेत्र में काम करते हैं और हिंदी आपको बहुत पसंद है। क्या ऐसा क्या हुआ कि मतलब आप इस तरह से साहित्य के क्षेत्र में इतना ज्यादा घुस गए? इसके बारे में बताइए। जरूर। मुझे अभी भी याद है जब मैं 12-13 साल का था तो मेरे पास एक लॉन्ग लिस्ट ऑफ एक बकेट लिस्ट थी जो मुझे रिटायरमेंट के बाद करने थे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था इन सब के लिए मुझे कभी समय नहीं मिलेगा। और उसमें बहुत चीजें थी। इनफैक्ट एक प्रकाशन गृह भी था जिसका लोगो और सब कुछ मैंने तैयार करके रखा हुआ था। लोकेशन भी देख ली थी, बरेली बदायूं रोड पे एक जगह पे होगा कहीं फार्म हाउस के अंदर। और क्या बात बहुत सारे सपने जो किशोर लोग देखते हैं, थोड़ा अलग तरह के सपने थे, लेकिन सपने बहुत सारे थे और सब रिटायरमेंट के बाद के लिए मुलतवी किए हुए थे। इत्तेफाक से नौकरी भी लगभग सरकारी, तो नेशनलाइज बैंक में मेरी पहली 2 नौकरियां नेशनलाइज बैंक्स में ही थी भारत में। तो उनमें आपको लेटर टू एडिटर लिखने के लिए भी परमिशन लेने की जरूरत थी, अपने कोई भी पुस्तक प्रकाशन के लिए, किसी भी और चीज के लिए। तो वो सब लिखना मन में चलता रहा, लेकिन वो कागज पे नहीं उतरा, एक्सेप्ट फॉर हाउस मैगजीन जो उनके पत्रिका बाद अपनी आती थी उनकी। या इसलिए ये सब कुछ तब तक रहा जब तक मैं भारत छोड़ा नहीं। जब भारत छोड़ दिया तो कम से कम वो एक बंधन से आप मुक्त हो गए, और आप जो भी दिमाग में घुमड़ रहा था वो इस भय के साथ भी कि कभी अल्जाइमर्स होगा तो ये सारी कहानियां मेरे साथ मर जाएंगी और खत्म हो सही जाएंगी। बात है, ये तो सही बात है। हम ये सब तो अब नए युग की और बहुत सी चीजें निकल जी आई हैं। जी जी। तो उनको लिखा जाना जरूरी है, और बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो
मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं नहीं लिखूंगा तो शायद कोई भी नहीं लिखेगा, उनको बहुत ही जरूरी है लिखना। तो इस तरह से ये सब चलता रहा समय। तो ऑब्वियसली इट्स अ बिग चैलेंज, बहुत सारी चीजें, लेकिन जब आप पैशन के साथ कोई चीज करते हो तो कम से कम मुझे ऐसा लगता है कि आप धीरे धीरे उसके प्रोसेसेस इंप्रूव करते हो, बहुत सारी चीजें बैकग्राउंड में अपने आप होती चलती हैं, और वो होता रहा। तो ठीक है। तो अब आप यहाँ तक विदेश में आगे। हैं और जी। यहाँ और वहाँ पर हिंदी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो जी। क्या डिफरेंस आपको दिखाई देता है कल्चर में, आपकी राइटिंग पर उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है? और जी। अप्रवासी शब्द जो है, ये सारी बातें मैं निकलवाना चाहती हूँ आपसे, बिल्कुल अप्रवासी कैसा बिल्कुल लगता है? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, पहली बात तो ये है कि प्रवासी और अप्रवासी पे ही कर लेते हैं चर्चा, क्योंकि कई लोग उससे आहत हो जाते हैं, कई लोगों ने उसका लाभ भी उठाया है, और इसलिए ये सारे शब्द बहुत चर्चा में रहते हैं। मुझे ऐसा लगता है, और मैं तो बैंकर था, तो हम लोगों के पास दो तरह के अकाउंट उस समय होते थे, एक इंटरनल एक एक्सटर्नल। तो उसमें नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल थे, नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी थे, FCNR करके फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट अकाउंट्स थे। तो बेसिकली NRI की एक बहुत ही क्लियर डेफिनेशन थी वहां पे, और मुझे ऐसा लगता है हम प्रवासी कहें या अप्रवासी कहें, कहीं ना कहीं हमें परिभाषाओं में, मानकों में आना चाहिए। और इसमें एक और दूसरी बात ये आती है कि हिंदी खास तौर से, और इन जनरल पूरे भारत में, हम मानकीकरण पे ध्यान ही नहीं देते हैं। हम बहस करते हैं बड़ी बड़ी बातों पे, हिंदी राष्ट्रभाषा है कि राजभाषा है, लेकिन हमें ना तो राष्ट्रभाषा की डेफिनेशन पता है, ना हमें राजभाषा की डेफिनेशन पता है। और अभिव्यक्ति बहुत ज्यादा है, लेकिन उस अभिव्यक्ति के लिए जो बहुत बेसिक प्रिमाइसेस होने चाहिए, शायद उन पे हम उतनी मेहनत नहीं करते हैं। तो प्रवासी या अप्रवासी दोनों में ही मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं बाहर रहता हूँ, विदेश में रहता हूँ लंबे समय से, तो प्रवास में तो हुई हूँ। और भारत में तो मैं पीढ़ियों से प्रवासी था, हम तो खानदानी खाना बदोश हैं सब, हर पीढ़ी ने अपना शहर बदला है, अपने राज्य बदले हैं, और पुरखे तो कहीं पहाड़ों के ही रहे होंगे, लेकिन धीरे धीरे कहाँ से कहाँ पहुंचे तो कोई पता नहीं। तो अंतर जो मेन मैं देखता हूँ, प्रामाणिकता का एक बहुत बड़ा अंतर है यहाँ। हर चीज को प्रामाणिक करने की, आप योग को ले लीजिए, राइट? भारत में कोई भी योग सिखा सकता है, लेकिन अगर भारत में ही आप ताइक्वांडो या कराटे की बात करें तो उसमें ब्लैक बेल्ट होगी, या कोई बहुत सारी बेल्ट्स का पूरा प्रोसेस होगा, क्योंकि वो शिक्षण का तरीका बाहर से आया है। तो उसमें एक प्रोसेस है, एक सर्टिफिकेशन है। हमारे यहाँ कोई भी बाबा धर्मगुरु बन जाता है, कुछ भी आके। आज सुबह ही किसी ने भेजा कि कुत्ता घर में रखने से भगवान नाराज हो जाते हैं, वगैरह वगैरह। जिस किसी ने भी ये बात कही है, उसको ये भी नहीं पता कि भारतीय संस्कृति में यम द्वितीया के दिन कुकुर त्योहार, नेपाल में आज भी मनाते हैं हाँ। कुकुर त्योहार। तो कुकुर पर्व है जिसमें कुत्ते की पूजा की जाती है, उसको यम देवता का प्रतिनिधि मान के खास माना जाता है। यमराज खुद जब युधिष्ठिर को लेने आए थे तो उस स्वरूप में आए थे, या भैरव के साथ कुत्ते रहते हैं। भारत में जो पंच बलि का कंसेप्ट था कि 5 पशुओं को आपको खिलाना ही है, उसमें काक बलि भी एक प्रमुख थी। तो प्रॉब्लम ये, हर आदमी इंडोलॉजी का एक्सपर्ट है, हर आदमी संस्कृति का एक्सपर्ट है, हर आदमी भाषा का एक्सपर्ट है, लेकिन भाषा क्या है, संस्कृति क्या है, ये सब जानने की वो जरूरत नहीं समझते। और मेरी नजर में ये एक बहुत बड़ा अंतर भारत और अमेरिका के बीच में है। और ये चैलेंज जब मैं भारत में रहता था, मैं बच्चा था, तब भी मेरे साथ था। बहुत सारे लोगों से हम बात भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो जिस विषय पे बहस कर रहे हैं उसका का खा गा भी उनको नहीं पता है। लेकिन ठीक है, हम शायद, हमारा राष्ट्रीय खेल बहस बहस है। तो ये बताइए कि वहाँ पर जो है हिंदी जब आप चला रहे हैं, वहाँ पर किस तरह की चुनौतियाँ आपके सामने आ रही हैं? क्या डिफरेंस लगता है? लोगों को इच्छा है जानने की हिंदी के बारे में, आप जरा बताइए संक्षेप में। जी। तो काफी सारी बातें। एक तो ये कि भारत तो ओरिजिनल मेल्टिंग पॉट था, राइट? हम तो संस्कृतियों का और भाषाओं का और एथनिसिटी का, किसी का भी हम कहें, हम हर तरह का संगम और सबसे ज्यादा वैविध्य वाला देश जिसको कहें वो है। और संस्कृति के मूल में यही एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती, या वसुधैव कुटुंबकम, या जो भी बात हम कहें, भारतीय संस्कृति बहुत ही आरंभ से मेल्टिंग पॉट रही है। लेकिन आज का मेल्टिंग पॉट अमेरिका है। जो कुछ भी कभी भारत का गौरव था, वो सारी बातें आज के अमेरिका में वैसी की वैसी। मैं तो इनफैक्ट मजाक में यही कहता हूं कि भारत अमेरिका का भूत है और अमेरिका भारत का भविष्य है, अगर हम उसको उस तरह से लें। तो देखिए, उनकी एक भाषा है अंग्रेजी, और सिर्फ उनकी नहीं, अंग्रेजी विश्व की भाषा है।
पीछे ही कहीं बात चल रही थी कि चीन के पासपोर्ट पे भी अंग्रेजी में लिखा होता है, फ्रांस के पासपोर्ट पे भी अंग्रेजी में लिखा होता है। भारत में इस बारे में बहुत से भ्रम है कि चीन में कोई अंग्रेजी की परवाह नहीं करता, या जापान में नहीं करता, या फ्रांस में नहीं करता। लेकिन वो ऐसा नहीं है, वो तो उतना भी नहीं है जितना तमिलनाडु के कुछ राजनीतिज्ञ हिंदी की परवाह नहीं करते। वो मेरे ख्याल से ज्यादा जहर उगलते हैं बजाय किसी और देश के किसी व्यक्ति का अंग्रेजी के प्रति। अंग्रेजी एक अवश्यम भावी विश्व भाषा है, और यहाँ की तो राष्ट्रभाषा है, तो ऑब्वियसली वो है। लेकिन हिंदी जो लोग करते हैं, बोलते हैं, उन सब के बीच में कम से कम हिंदी साहित्य, शोध वगैरह के बारे में मैं नहीं कहूंगा अभी, क्योंकि उसके बारे में मेरे अपने रिजर्वेशंस हैं हिंदी के, जो प्रामाणिकता की हमने बात की या दूसरी चीजों की बात की। लेकिन जो भी बोलचाल की भाषा है, उस हिसाब से पूरा भारत उपमहाद्वीप, और अगर हम भारत उपमहाद्वीप की बात करें तो शायद भारत और बांग्लादेश की जनसंख्या मिला के ही चीन की जनसंख्या से ज्यादा है। और यहाँ तो मुझे पुलित्जर प्राइज विजेता अफगानी पत्रकार भी मिले जो हिंदी बोलते हैं बहुत अच्छी तरह। तो अफगानिस्तान में, नेपाल में, श्रीलंका के लोग ऐसे मिले जो हिंदी समझते थे, बोलते थे। तो पूरा उपमहाद्वीप हिंदी में रचा बसा है। लेकिन उसके अलावा जहां जहां भी हमारे अप्रवासी लोग, देखिए प्रवासी शब्द का दोबारा प्रयोग हो रहा है तो चाहे वो मॉरिशस हो, ट्रिनिडाड टोबैगो हो, फिजी हो, इवन जमैका और वेस्ट इंडीज के काफी देशों में हिंदी है और भारतीय संस्कृति भी है। तो अभी तो विश्व एक ग्लोबल विलेज बन गया है, तो ऑब्वियसली हम हिंदी वालों से ही जुड़े हैं, हिंदी में लिखते हैं, करते हैं। एक आम अमेरिकी को, प्रॉब्ली मेरे पड़ोसी को भी शायद इस बात का एहसास नहीं होगा मैं हिंदी में क्या लिखता हूँ, मेरे सहकर्मियों को नहीं होगा। तो ये इस पे डिपेंड करता है हम हिंदी को किस तरह लेना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि हिंदी अमेरिका में सक्सेसफुल है, तो वो तो नहीं हो सकती वो, क्योंकि अमेरिका की भाषा नहीं है। अमेरिका में इवन एक तरह से स्वीकृत भाषा भी नहीं है, या स्कूलों में नहीं पढ़ाई जाती है। कॉलेजेस में जरूर, डिग्री कॉलेजेस में या यूनिवर्सिटीज में कई जगह पे पढ़ाई जा रही है, लेकिन उसके बारे में भी हमें ये भ्रम मिटा देना चाहिए कि वो हिंदी साहित्य जैसा, या अमेरिका का बीए का हिंदी का सिलेबस भारत के बीए के हिंदी सिलेबस, वो एक्चुअली प्रौढ़ शिक्षा जैसा है। बिल्कुल। उसमें आप यूनिवर्सिटी में बच्चों को काखा गा लिखना और कमल घर गया और राम ककड़ी खा ले जैसी चीजें आप सही बात, सिखाते समझ हैं। गए। हाँ, तो ये तो हुआ जो आप बाहर कर रहे हैं काम और हिंदी के बारे में। तो आपका हिंदी में कहानियों पर विशेष, जिसको कहते हैं ना बोलती कहानियाँ, हवा महल, ये जो चीज़ें हैं इतनी ज़्यादा विनोबा भावे की जो आपने प्रवचन, तो मैं ये जानना चाहूँगी कि हिंदी के इन कहानियों के लिए जैसे आपने इतना काम किया, उसके बारे में ज़रा बताएं सबको कि कहानियाँ क्या है, क्यों हिंदी की कहानियाँ, और क्या मजा आता है आपको, आनंद क्या है उसमें, इतना लिख डाला, इतना मजा आया। आपकी किताब भी है अनुरागी मनस, तो मैं जरा जानना चाहूंगी आपसे कहानियां क्या होती हैं और कैसे कैसे आपने इतना कुछ लिख लिया, कर लिया, अभी और भी बातें हैं करने को। जी जरूर। तो मैं तो किस्सा गो हूँ, मेरी विशेषता कहानी सुनाने की। और अगर परंपरा से देखें तो ब्राह्मण परिवार से हूँ, हम लोग कथावाचक हो सकते हैं। मतलब कोई रहा नहीं परिवार में, लेकिन निश्चित रूप से कथा कहना आई थिंक एक कला है, एक बहुत पुरानी कला है। और जो दादी नानी की कहानियां और किसी ना किसी रूप में ऑब्वियसली ये सारी कथाएं चलती हैं। और कहानी मुझे लगता है बहुत अनुभव की बात है। मैंने एक कभी फेसबुक पे एक लाइन लिखी थी, एक जीवन में 100 देखे हैं तभी कथाएं लिख पाता हूँ। तो एक नई लेखिका ने उस पर कमेंट भी किया था, तो आप मत लिखिए 100 जीवन बहुत कम है, आप फोटोग्राफी वगैरह कीजिए। तो अच्छी सलाह थी लेकिन उनको शायद पता नहीं था मैं कभी कभी शौकिया फोटोग्राफी भी कर लेता हूँ। तो कहानी में जहां तक मुझे ये लगता है कि अनुभव आपके, आप जीवन में क्या सीखा। बच्चे भी कहानियां लिखते हैं और सुनाते हैं, और मैं तो बच्चों के साथ बहुत रहा हूँ, और आपने भी ऑब्वियसली शिक्षण किया है तो हर तरह के बच्चे देखे हैं। बच्चे बहुत लॉजिकल होते हैं और बहुत उनका कहानियों में इंटरेस्ट होता है, लेकिन सच्ची कहानी अनुभव से ही आती है। और वो जरूरी नहीं है आप बूढ़े हो जाएं तभी अनुभव हो आपके पास। ऑब्वियसली बहुत लोगों का जीवन बहुत ही वैविध्यपूर्ण होता है, उनको ऐसी ऐसी चीजें उनके साथ इत्तेफाक से घट चुकी होती हैं। तो मुझे ये लगता है लेखक वही बन सकते हैं जिन पे भाग्य बहुत मेहरबान है, जिसने उनको हर तरह की दृष्टि दी है, बहुत सारे वैविध्य को पहचानने की ताकत दी है, लेकिन एट द सेम टाइम अनुभवों का भंडार दिया है। अनुभवों के भंडार के बिना लिख पाना बहुत मुश्किल है। और कई लोगों के अनुभव किताबी भी हो सकते हैं, आप किताबें पढ़ के भी बहुत चीजें सीखते हैं, लेकिन जो सचमुच आपके साथ घटता है, जब
बंदूक की नाल आपके कान पे लगी होती है, वो अलग बात है, और उसका विवरण आप कहीं किताब में पढ़ें या फिल्म में देखें, वो एक अलग बात है। तो मुझे तो लगता है मैं कम से कम 18 साल की जिंदगी तक हर साल मौत के पास से गुजरा हूँ, वो भी एक अनुभव है। उसके बाद जीवन में ऐसी बहुत सी बातें हुई जो अभी भी नहीं हुई होती तो शायद मुझे खुद भी यकीन नहीं होता कि ऐसी बात क्या कभी संभव है, हो सकती है। तो ये हुआ। दूसरी बात, कहानियां पढ़ने का तो बचपन से ही शौक था, खूब पढ़ता था मैं, हमेशा आगे की क्लासेस की किताबें हिंदी की अंग्रेजी की पढ़ डालता था पूरी की पूरी। उसके अलावा मेरे पिताजी, मेरे मौसा जी, मेरे मामा, जो भी घर में बड़े लोग थे, उन सबको भी पढ़ने का शौक था, और घर में बहुत सारी पत्रिकाएं किताबें आती थी। और ये लोग, जैसे मामा और मौसा जी, मैंने कहा ये लोग मेरे लिए खास तौर से बहुत सारी किताबें और विश्व में दूसरी भाषाओं में लिखी किताबों के हिंदी अनुवाद, उस समय कुछ प्रकाशक थे जो करते थे, वो सब लेके आते थे। तो वो पढ़ने का शौक बहुत शुरू से पैदा हुआ। हिंदी की कहावतों पे मुझे बहुत यकीन नहीं था, क्योंकि बहुत सारी कहावतें मुझे अनसाइंटिफिक लगती थी या सत्य से परे लगती थी। लेकिन संस्कृत और अंग्रेजी की कहावतें और कहानियां हर भाषा की, सारी दुनिया की। और पिताजी मेरे एक पैरामिलिट्री फोर्स में थे, तो हमें भारत में भी बहुत जगह रहने का मौका मिला, बहुत सारी संस्कृतियों से मिलने का। इनफैक्ट जब हम उत्तर भारत में भी रहते थे तो भी जो कैंपस होता था उसमें पूरा भारत होता था, हर जगह के लोग होते थे। इवन नेपाल के लोग, भारत के अलावा नेपाल को भी हम सांस्कृतिक रूप से तो भारत जैसा ही समझते हैं, तो वो सारे लोग होते थे, और उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता था। प्रेमचंद पे मेरा इंटरेस्ट थोड़ा बाद में आया। उनकी कहानियां टेक्स्ट बुक में ही पढ़ी थी, लेकिन टेक्स्ट बुक में और भी कई कहानियां थी, जो जैसे सुदर्शन की हार की जीत, वो शायद मेरी सबसे प्रिय कहानी थी और लंबे समय तक प्रिय कहानी रही। प्रेमचंद की ईदगाह हमारी टेक्स्ट बुक में थी, वो भी ऑब्वियसली बहुत ही गहरी, दिल को छू लेने वाली, बाल मन के बारे में और जो भी हम वर्चूज जिनको कहते हैं उनके बारे में कहानी है। तो इंटरेस्ट धीरे धीरे डेवलप होता गया। उसके बाद जब रेडियो प्लेबैक इंडिया से जुड़ा तो सजीव सारथी और शैलेश भारद्वासी और ये सब लोग भी काफी काम पहले से ही कर रहे थे, और फिर मिलके जो बोलती कहानियां का बीज वहां पे जी। पड़ा, उसमें हम लोगों ने कहानियां पढ़नी शुरू की। और प्रेमचंद पहली चॉइस बने। पहली कहानी तो प्रेमचंद की नहीं पढ़ी थी मैंने, लेकिन धीरे धीरे वो हमारी पहली चॉइस हुए, क्योंकि एक तो वो कॉपीराइट फ्री थे, उनकी मकबूलियत पहले से बहुत ज्यादा थी, तो स्वीकृति का संकट नहीं था। पॉडकास्ट ही अपने आप में एक बहुत नई चीज थी, कोई नहीं करता था। तो आप एक बिल्कुल नया प्लेटफॉर्म लेके आते हैं और उसमें आप नई तरह की कहानियां, तो कम से कम हिंदी का भारतीय मन थोड़ा शंकित होता उन पे और शायद स्वीकार नहीं करता उतना। तो इसलिए प्रेमचंद पहली चॉइस बने। हालांकि बाद में हमने सब बड़े बड़े लेखकों की कहानियां ली, अनुवाद भी लिए, नए लेखकों को भी लिया। बहुत सारे बिल्कुल नए लेखक ऐसे भी थे जिन्होंने खुद अपनी कहानियां पढ़ना चाहा, और हमने उनको भी अवसर दिया। तो ये सब इवॉल्व होता रहा। एक शुरुआत जरूर उसमें प्रेमचंद पे बहुत स्ट्रेस रहा। और खास बात एक ये भी है कि उस समय 2010 में जो विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ, उसमें हम लोगों ने प्रेमचंद पे एक ऑडियो बुक रिलीज की। मैं वहां नहीं था, लेकिन सजीव सारथी थे, अच्छा। शैलेश भारद्वासी थे, दूसरे लोग उस समय वहां मौजूद थे विश्व हिंदी सम्मेलन में, मैं तो यहीं था। तो वो तो हिंदी साहित्य में प्रेमचंद के ऊपर पहली ऑडियो सीडी थी। ये वाह। बहुत ही पाइनियर वर्क है, जो शायद बहुत लोगों को नहीं पता, क्योंकि रेडियो प्लेबैक इंडिया बहुत अंडरडॉग समझिए या जो भी कहिए, हम्बल समझिए, उन्होंने अपना प्रचार उस रूप में नहीं किया जिस रूप में दूसरे लोग एक कहानी लेके भी आते हैं और सामने आते हैं। तो वो प्रचार नहीं रहा, लेकिन बहुत मामलों में हम लोग प्रतिनिधि हिंदी साहित्य के रहे हैं, पॉडकास्टिंग के भी रहे हैं। तो बहुत अच्छी बात है। और ये जो हवा महल है, इस पर भी आपने धाक जमाई हुई है, और म्यूजिक के साथ, और बहुत अच्छा। उसके बारे में बताइए कि किस तरह से ये कहानियों में और नई जान, रेडियो नाटक की जो हम बात करें वैसा लगता है, पुराना हवा महल जो हम लोग रेडियो में सुनते थे वो, उसके बारे में बताइए कि कहानियां किस तरह जीवंत हो रही है वहां पर। जी जी। तो हवा महल भी देखिए एक बहुत पुराना सपना था। वो एक जमाने में बहुत पॉपुलर था, लोग बिल्कुल रेडियो से चिपक के बैठते थे, पूरे घर में एक रेडियो होता था। कभी कभी एक घर में नहीं भी होता था या खराब हो जाता था, तो लोग दूसरे घर में जाके उस जी। समय सुनते थे। तो उसकी कमी महसूस की जा रही थी। रेडियो प्लेबैक इंडिया की टीम भी बहुत समय से इस पे बात कर रही थी, लेकिन समय की भी कमी थी और भी बहुत सारी चीजें, उसमें बहुत ज्यादा कोऑर्डिनेशन चाहिए। हिंदी में ऐसा लगता है कि रेडियो नाटक भी बहुत नहीं लिखे गए हैं, एकांकी हैं, दूसरे नाटक भी हैं,
लेकिन वो सब स्टेज के लिए लिखे गए, उनकी तैयारी ऑडियो की नहीं है, जहाँ पे आपको कोई भी विजुअल क्लू नहीं है, जो भी दिख रहा है वो आपको कानों के द्वारा ही दिख रहा है। और अभी भी वो चैलेंज हमारे सामने आया, ये बात समझा पाना हमारे लेखकों को या दूसरे लोगों को कि रेडियो नाटक दरअसल होता क्या है। जब वो कहते हैं कि रात के 12 बज गए ब्रैकेट में लिख दिया, तो वो रात के 12 बज गए में आप घड़ी भी नहीं दिखा सकते हैं, आप वो लिखा हुआ भी नहीं पढ़ सकते हैं, अनलेस यू हैव अ सूत्रधार, वो भी कर सकते हैं कुछ जगह हम, कोई एक नरेटर हो जो पीछे कहानी चलाता रहे, लेकिन तब वो नाटक वाला मजा, रेडियो नाटक वाला उतना नहीं आएगा। तो ये चैलेंज रहा, धीरे धीरे करने की कोशिश की। पहले हम लोगों ने संयुक्त पाठ की तरह शुरू किया कि एक डायलॉग एक व्यक्ति बोलेगा, कुछ केसेस में हमने नरेशन के साथ, और बोलती कहानियां में भी ये एक्सपेरिमेंट हम लोग पहले कर चुके थे, और कुछ नाटक वहां भी करने की कोशिश की थी। लेकिन अब फाइनली ऐसा लगता है कि एक कोर टीम बन गई है जिसको ये समझ है कि रेडियो नाटक क्या होता है, उसकी प्रस्तुति किस तरह होती है। संपादन वगैरह मैं फाइनली कर लेता हूँ बैठ के थोड़ा बहुत, और धीरे धीरे ऑडियो इफेक्ट्स और दूसरी चीजें इकट्ठे कर रहे हैं वो जो भी, क्योंकि उसमें भी रॉयल्टी और दूसरे बहुत सारे चैलेंजेस हैं, कहानियों में भी हैं, और ऑब्वियसली संगीत में, दूसरी चीजों, बैकग्राउंड म्यूजिक, इन सब में भी। लेकिन चल रहा है प्रयास। तो आई थिंक कुल मिला के अभी पिछली 2-3 प्रस्तुतियां तो बहुत ज्यादा सराही गई हैं, खूब अच्छी बनी है। तो या विल डू इट। हाँ हाँ, क्यों नहीं। जहाँ मेहनत हो रही है इतनी, तो ज़रूर चीज़ और अच्छी निखर के आएगी। जी तो कहानी जो है, आपके पास बहुत सारी कहानियाँ आती हैं कि ये कहानी देख लीजिए, इसको सुना दीजिए, है ना? तो एक जी कहानी आपको कैसे, कौन सी कहानी एकदम दिल को छू जाती है और आपको लगता है ये कहानी बेस्ट है, इसको मैं ज़रूर करूँ, है ना? हर कहानी तो करने लायक इतनी नहीं होती, तो जी एक बिल्कुल। कहानी कैसे आपको लुभाती है, या किस उसमें क्या तत्व होने चाहिए कि वो जैसे कोई सुने तो बस आनंद आ जाए? जी, और इस मामले में मैं दूसरे लोगों से थोड़ा सा फर्क हो सकता हूँ। मैं अपने आप को मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स बोलता हूँ, मैं बुलेट पॉइंट्स वाला व्यक्ति हूँ। मुझे ऐसा लगता है किसी भी कहानी में एक भी शब्द निरर्थक नहीं होना चाहिए। तो इनफैक्ट मंटो की एक कहानी है आंखें, अच्छा। और वो बहुत लोगों ने पढ़ी है, अलग अलग लोगों ने पढ़ी है। उस कहानी में एक लड़की का जिक्र है, एक आदमी उसको देखता है और उसकी आंखें उसको बहुत सुंदर लगती हैं, और लास्ट में ये पता लगता है कि वो लड़की देख नहीं देख। सकती है। मगर जब मैं वो कहानी पढ़ता हूँ, मैंने जितनी बार भी सुनी, जिसका भी वाचन सुना और पढ़ा भी, उस कहानी में बीच में ही उस लड़की के साथ एक लड़का है जो ये कहता है तू देख के तो चल नहीं सकती, इस तरह की बात है। वो कहानी वहीं खत्म हो जानी चाहिए। मंटो का इतना बड़ा नाम है, लेकिन सच्चाई ये है कि वो कहानी बीच में खत्म हो चुकी है, उसके बाद उसको जबरदस्ती घसीटा गया है। हम्म। और मेरी नज़र में ये सब कहानी की कमजोरी है। कहानी क्लाइमैक्स पे खत्म हो जानी चाहिए। कहानी में दूसरी बात यह है कि प्रेमचंद की कहानियों में हम लोग देखते हैं बहुत सारी कहावतें और बहुत सारे प्रवचन, बहुत सारी चीजें। इनफैक्ट आजकल कई लोग उनके उन वाक्यों को कोट करके एज इफ प्रेमचंद ने किसी इंटरव्यू में ये कहा हो, या प्रेमचंद ने अपने फेसबुक पेज पे ये स्टेटस लगाया हो, इस तरह प्रेजेंट भी कर रहे हैं कि देखा वो तो ऐसे लेखक थे, उन्होंने ये कहा था। हम्म। लेकिन सच्चाई यही है कि अच्छी कहानी में लेखकीय प्रवेश ना के बराबर होना चाहिए। हम्म। मेरे बहुत से पात्र ऐसे हो सकते हैं जैसा मैं नहीं हूं, और उनको होना ही चाहिए, क्योंकि तभी वो कहानी है। वो आपकी सास आप पे अत्याचार करती है इसलिए आपकी हर कहानी सास बहू पे होती है, ये कहानी नहीं होती। वो आपका अपना अपना पर्सनल, एक्सपीरियंस। हाँ, पर्सन, बिल्कुल। व्यक्तिगत आपका जो भी रोना धोना और ये सब हो सकता है, लेकिन उसको मैं कहानी नहीं मानूंगा। तो मेरी कोशिश यही है कि कहानी जो हो उसमें सबसे पहले तो एक अच्छा संदेश हो। कहानी ये नहीं कि 5 लोग आए, उन्होंने 17 लोगों पे गोली चला दी और कहानी खत्म हो गई। उसके बजाय उसमें कोई शुभ संदेश, कोई अच्छी बात कुछ होनी चाहिए। दूसरी बात, कहानी रोचक होनी चाहिए। तीसरा, कहानी में पाठक जो भी सोचता है, मैं जब जब मैंने शुरुआत में यहाँ आने के बाद जो मन में घुमड़ रहा था वो लिखना शुरू किया, तो ब्लॉग पे लिखना शुरू किया, और तब किश्तों में लिखता था कि थोड़ा सा लिख दिया, फिर समय मिला थोड़ा आगे। और मुझे अभी भी याद है कि हमारे पाठक उन पे कमेंट लिखते थे, क्योंकि तुरंत के तुरंत, और वो बताते थे ये होने वाला है, और मैं मन ही मन हंसता था, नहीं ये नहीं होने वाला है। अगर आपको ये पता लग ही गया क्या होने तो वाला आई है एम तो मेरी चेंजिंग। कहानी, हाँ, नहीं, खत्म हो गई वो, अच्छा। फिर मैं वो कहानी लिख ही नहीं सकता। मेरी कहानी में मुझे मालूम है कि पाठक को पता नहीं चलने वाला कि आगे क्या होने वाला है। एक मित्र ने एक बार कहा था कि ट्रेन में आखिरी डब्बा क्यों होता है, क्योंकि एक्सीडेंट में वो ही टकराता है हमेशा, तो नहीं होना चाहिए। एक और मित्र ने कहा ऐसा लगता है जैसे आप बहुत देर से एक नंगा तार हाथ में लिए बैठे थे, अचानक किसी ने उसमें करंट छोड़ दिया।
तो मुझे लगता है कहानी में वो स्पार्क होना होना चाहिए, अगर वो चाहिए। नहीं है तो वो कहानी नहीं है वो। जी। तो अनुराग जी एक बात बताइए, आप जी। कहानी पॉडकास्टिंग में भी कर रहे हैं, ठीक है ना? तो जी। एक तरफ आप सेतु पत्रिका जो है, जो इंग्लिश हिंदी दोनों में छप रही है, उसका जी। संपादन भी कर रहे हैं। तो जी। मैं ये जानना चाहूँगी, आपको क्या लगता है कि रीच किसकी ज़्यादा है? राइटिंग वाली की, जो आपकी सेतु की बात करें तो, या आपके जो पॉडकास्ट चलते हैं, मतलब लोग कौन सा प्रेफर करें? आपको क्या लगता है, मूड कौन सा चल रहा है इन दिनों, या कोई डिफरेंस आया पहले और अब में? जब हमने पॉडकास्टिंग शुरू की थी तो बहुत सारी बातें दिमाग में थी। एक तो वो लोग जो देख नहीं सकते, हम्म, दृष्टिबाधित हैं, कि वो सुन पाएंगे, लेकिन यहाँ अमेरिका में आने के बाद में बहुत सारे पाकिस्तानियों, जैसा मैंने कहा, अफगानिस्तानियों और दूसरे लोगों से, जो भारत के बाहर के लोग जो हिंदी बोलते थे, समझते थे, भले ही उनका हिंदी का सबसेट हो उर्दू या दूसरी तरह की भाषा, इवन पंजाबी और दूसरे शब्द उसमें मिले हुए हों, लेकिन वो हिंदी का ही एक सबसेट बोलते थे। वो मेरी भाषा पूरी शायद ना समझ पाए, लेकिन मैं उनकी पूरी भाषा समझता था, क्योंकि वो हिंदी का ही एक उप समुच्चय था। तो मुझे उस समय भी ये लगा कि पॉडकास्ट जब आप करते हो तो आप एटलीस्ट लिपि के बंधन से बाहर आते हो, क्योंकि पाकिस्तान में तो सिंधी हो, पंजाबी हो, उर्दू हो, सबको उन्होंने फारसी लिपि में कर दिया है, तो वहाँ लिपि तो सारी भारतीय लिपियां खत्म हो गई हैं। इसलिए वो उर्दू के अलावा कुछ भी नहीं लिख पढ़ सकते हैं, भाषा कोई भी हो, कश्मीरी भी हो, वो भी उर्दू में ही लिखी जाएगी और इस तरह से। लेकिन सुनने की रीच, आपको लगता है कि जो लिपि का बंधन है, या इवन अनपढ़ लोग हैं वो भी सुन सकते हैं। रेडियो किस लिए पॉपुलर था? इसीलिए था अखबार से ज्यादा, क्योंकि एक तो इंस्टेंट था, दूसरे हर कोई सुन सकता था। लेकिन जो अनुभव मैं सेतु के साथ देखता हूँ, ये इसकी ग्लोबल रीच है। हम्म, और ये भी हो सकता है कि उसमें सारी दुनिया के लेखक भी मौजूद हैं, तो उन लेखकों का अपना एक वर्ग है, सुनने वाला, पढ़ने वाला। हमारे जो पॉडकास्ट हैं उनमें ऐसा लगता है कि हम अभी सारी दुनिया से वो पहुंच नहीं ले पाए हैं। तो जो उनकी रीच होनी चाहिए वो मुझे नहीं लगता वहां पहुंची। पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, लेकिन शायद वो अभी एक्सप्लोर पूरा नहीं हुआ है। पत्रिका का जरूर इतना है, अभी हमने पीछे 30 लाख से ज्यादा हिट्स क्रॉस किए हैं, 6 साल या 7 साल अच्छा। हुए हैं, 7वां वर्ष अभी शुरू हुआ है। तो ऐसा ही है कि फॉर वॉट एवर रीजन आई थिंक रिटन वर्ड इज स्टिल इम्पोर्टेंट। हाँ, वही मुझे लग रहा है कि मतलब हम लोग तो सोचते हैं कि लोग अधिक सुन रहे हैं, पर जैसे कि ब्लॉग राइटिंग के बारे में आपका क्या ख्याल है, कि ब्लॉग्स भी अभी चल रहे हैं या रुक गए हैं कहीं पर? मेरे ख्याल से रुक गए हैं, क्योंकि ऑडियो विजुअल डेफिनेटली आगे आ रहे हैं। दूसरे हम्म, लोग टीवी और यूट्यूब और ये सब भी देख रहे हैं। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात जो हमने मिस कर दी अभी इस डिस्कशन में, जी, वो ये थी कि आप ऑडियो विजुअल भी बनाते हैं, हम भी जैसे पॉडकास्ट कर रहे हैं, उसके लिए भी आपको एक बेस चाहिए, आपको एक रेडियो ड्रामा लिखा हुआ चाहिए, आपको एक कहानी चाहिए, एक स्क्रिप्ट चाहिए। तो लिखा हुआ शब्द फिर भी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अक्षर, जब हम कहते थे, अक्षर का मतलब ये जो शर नहीं होता, जो स्क्रिप्ट के साथ आपने वर्णों को, शब्दों को अक्षर कर दिया, वो तो लिख के ही किया। वो चाहे दीवारों पे लिखा हो, पत्थरों पे लिखा हो, जी, ताम्रपत्र पे लिखा हो, या हाँ। पिलर्स पे लिखा हो, लेकिन लिखा वो हुआ कहते हैं ना, पत्थर पे लिख गया तो लिख पत्थर की गया। लकीर, बिल्कुल। बिल्कुल सही बात, हाँ। तो जब अगर हमें कोई आपको पूछे कि भाई बोलती कहानियां में मुझे भी कुछ कंट्रीब्यूट करना है, जैसे मैंने भी बहुत पहले भेजी थी अपनी, तो बताइए सबको कि कैसे वो जुड़ सकते हैं आपसे? जुड़ना तो बहुत ही आसान है। हम लोगों की वेबसाइट है, हम लोगों का एक ईमेल एड्रेस है, और बहुत सारे हमारे प्रतिनिधि हैं। हम फेसबुक पे प्रेजेंट हैं, फेसबुक पे हमारा पेज भी है, ग्रुप भी है, ये सारी बातें। तो ये तो बहुत सरल है। देखिए, शुरू करना बहुत सरल है, हमसे संपर्क करना बहुत सरल है। कठिन क्या है? कठिन ये है लगातार बने रहना। हाँ, वो भी है, लेकिन अच्छी कहानी चुनना, उसको कॉपीराइट की परमिशन लेना, और उच्चारण और दूसरी चीजों पे ध्यान देना। अभी भी मैं देखता हूँ जो लोग बहुत ही ज्यादा वाचन से लंबे समय से जुड़े हुए हैं, शाह और सा का फर्क नहीं जानते, शाह का उच्चारण उनको नहीं पता, षटकोण में जो शाह आता है वो, और शरीफे में जो शाह आता है उसका अंतर उनको नहीं मालूम। पीछे तो एक भाषाविद थे, उनको मैंने कहते सुना कि जो ऋषि में जो स्वर री आया है, हाँ, वो दो ध्वनियों से मिलके बना है। वो स्वर की परिभाषा का ही उल्लंघन है अगर गलत। आप उसमें एक से ज्यादा ध्वनियां जोड़ देते हैं। लेकिन हिंदी पढ़ने और पढ़ाने वालों को कभी ये पढ़ाया ही नहीं गया कि स्वर होता क्या है, क्यों होता है, कोई भी ध्वनि स्वर क्यों है, ये बहुत ही बेसिक चीज है।
और इस पे मैंने इंटरनेट पे वार्ता चर्चा शुरू की थी हिंदी के एक ग्रुप में। लेकिन ज्यादातर लोगों ने आके माहेश्वर सूत्र से या कहीं से कि देखिए ये ग्रुप है और ये स्वर होते हैं, लेकिन वो स्वर क्यों है, उसके पीछे क्या लॉजिक है, ये किसी को नहीं पता। और ये बहुत शर्म की बात है कि आप आज भी हिंदी के किसी भी विश्वविद्यालय में किसी जगह में जाके पढ़ाने वाले को बुला के पूछ लीजिए, भाई मुझे स्वर की डेफिनेशन बताओ और ये बताओ री स्वर क्यों है और रा व्यंजन क्यों है। मुझे पूरा यकीन है वो बता नहीं सकते आपको। और मेरी नजर में इससे ज्यादा शर्मनाक बात कोई हो नहीं सकती। तो ये आगे भी रिफ्लेक्ट होता है, हमारे पढ़ने वालों में भी रिफ्लेक्ट होता है, दूसरे लोगों में भी होता है। कहानियां अच्छी चुनिए। ज्यादातर लोग पिछले 15 साल में मैंने देखा आते हैं, लेकिन उनकी कोशिश ये होती है बस वो अपनी कहानी सुना अपनी के चले जाएं। कहानियां। और वो कहानी भी ऐसी नहीं है जो संपादित की हुई है, वो कहीं प्रकाशित हुई है, उस पर कोई 3 लोगों का चेक पहले से चल चुका है, वो आपने ही लिखी, आपने ही पढ़ दी, आपने ही फेसबुक में शेयर की, और जिनकी आपने तारीफ की थी वो आपकी तारीफ कर गए, तो वो कहानी महान हो गई। लेकिन इन सब चीजों से हमें कहीं ना कहीं अपने मोह से, व्यक्तिगत विचारों से, इनसे मुक्त होना पड़ेगा। और मुझे लगता है हिंदी जगत अभी इसमें बहुत पीछे है, बहुत नीचे है। और हाँ, वो वैयक्तिक स्वार्थ या दूसरी चीजें अभी भी व्यक्ति से उठ जाते हैं। हम तो ज्यादा से ज्यादा अपने मजहब और दूसरे उसमें फंस पूर्वाग्रहों जाते में हैं। उलझ जाते हैं। हाँ, लेकिन न्यूट्रल होके कह पाना, कर पाना, अच्छी कहानी चुनना, उसको लाना, वो कठिन है, उस पे काम किया जाना चाहिए। उच्चारण पे हमने कोशिश काफी की है, बीच में बात की है लोगों से, कई बार चीजें लिखी हैं, लेकिन अभी भी मैं लिखता हूँ, देखता हूँ लोग क्या, एक अशार सुना दीजिए भाई, एक सुनाना है तो शेर ही सुनाइए ना, अशार तो फिर, या दूसरे जो भी, खासकर उर्दू, जिनकी मातृभाषा उर्दू नहीं है, वो जब उर्दू को पकड़ते हैं तो काफी ऐसा लगता है जैसे झूठ बोल रहे हो। वो थोड़ा सा चुभता है और दुख देता है। लेकिन कहानी पढ़ते समय मैं जनरली जो जितना मुझे मैंने भी बहुत सीखा है। मैं जैसे फिर कहता था, फिर नहीं कहता था, ये मुझे अभी भी याद है अच्छी तरह। एक बुजुर्ग ने हमें चुपके से समझाया कि भाई फिर होता है, मेरे बच्चे भी गलत बोलते हैं लेकिन ये फिर होता है। और मैंने उसको देखा जाके और ठीक किया। तो कोशिश यही रहती है कि जो फाइनल प्रोडक्ट सामने जाए उसमें इस तरह की कमियां ना रहें, वो सब अच्छा हो। तो आप जुड़िए जरूर, अपने उच्चारण पे काम कीजिए। कोई भी आप दुकान खोलते हैं तो आप क्या सामान बेचने जाते हैं वो आप पहचानते हैं। आप दर्जी बनते हैं तो आप टेलरिंग सीखते हैं। तो लेखन में भी, वाचन में भी, इस सब में सीखने का बहुत कुछ है। बहुत कुछ है, जितना आप कल्पना कर सकते हैं उससे कहीं ज्यादा। तो वो सब सीखिए और उसके बाद करिए। फीडबैक के लिए तैयार रहिए, अच्छे बुरे सब तरह के फीडबैक आएंगे। कई बार अच्छी चीज में भी बुरा फीडबैक आता है, तो उससे निराश मत होइए, लेकिन हर चीज को पॉजिटिव लीजिए, शुरू करिए, स्वागत है। तो कहानियों की दुनिया में तो सबका स्वागत है ना? अनुराग जी हैं, वो समझा भी देते हैं अच्छे से कि भई ये ठीक नहीं है, इसको दोबारा करके भेजिए। तो लोग आपसे जुड़े हैं। रेडियो प्लेबैक जो इंडिया जो है बहुत अच्छा काम कर रहा है हिंदी के क्षेत्र में, हम लोग सब कुछ लेकर आ रहे हैं। और अनुराग जी खासकर कहानियों के साथ काफ़ी ज़्यादा जुड़े हुए हैं। तो जो भी हमारे दर्शक देख रहे हैं और आगे भी जो वीडियो देखेंगे, वो आपसे आराम से जुड़ सकते हैं और आपके मार्गदर्शन में और अच्छा कर सकते हैं। तो अनुराग जी, चलते चलते बस ये जी, बताइए कि कुछ मैसेज, कुछ ऐसा कुछ बोलना चाहते हैं आप दुनिया को अपनी तरफ से, जो अभी लगता है कि आई वॉन्ट टू से दिस टू द वर्ल्ड। जरूर। जब मैं भारत में बैंक में काम करता था, हमारे सहकर्मियों की काफी शिकायतें हुआ करती थी कि बिजली घर वाले ऐसा करते हैं तो हम ही क्यों काम करें। और मैं सबको यही कहता था कि आपकी जिंदगी का ये दिन आज जाने वाला है। आप अगर कुछ दे के जाएंगे तो आपको कभी गर्व महसूस होगा कि आपका ये दिन बेकार नहीं गया, आप कुछ अच्छा करके गए। और मुझे इस बात का गर्व है, मैंने अब तक तो मुझे लगता है 15-20 नौकरियां कर चुका हूँगा। मैं जहां भी नौकरी छोड़ के गया, मेरे ऊपर कोई कर्ज नहीं था, मैं बहुत कुछ उनको दे के ही गया। तो मेरा संदेश यही है कि जिंदगी बहुत सीमित है, कल का किसी को पता नहीं है, कुछ दे के जाइए। लेकिन दूसरी चीज ये भी है कि अगर आप सचमुच बहुत भले आदमी हैं तो संसार आपका फायदा उठाता है। और उस फायदा उठाने में भी दुनिया का नुकसान है, क्योंकि अगर अच्छे लोग शोषित होते रहेंगे तो बहुत सारे ऐसे काम जो होने चाहिए वो दुनिया में नहीं हो पाएंगे। तो स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ, स्टैंड अप फॉर द ट्रुथ। और ट्रुथ में भी जो
मैं कहता हूँ बहुजन हिताय बहुजन सुखाय है। जब आपको सही और गलत की तमीज ना हो या पहचान ना कर पाए या कोई सही सहारा ना दे, तो ये सोचिए जो काम आप करने वाले हैं, क्या उससे किसी एक व्यक्ति का भला होने वाला है या सारी दुनिया का भला होने वाला है। तो वो कीजिए और अपना दिन सार्थक कीजिए, अपना जीवन सार्थक कीजिए। कल को शायद आप मर जाएंगे, कोई भी नहीं पहचानेगा आपको, दैट्स फाइन, लेकिन जितने दिन आप जिंदा रहे वो दैट मैटर्स। बहुत सही कहा आपने, क्योंकि हम लोग ये सोचते हैं यार किस कोई तो हमारी प्रशंसा नहीं कर रहा है तो हम क्यों करें। पर आपने बहुत अच्छी बात की कि अगर एक व्यक्ति भी अगर लाभान्वित हो रहा है तो उसके लिए कार्य कीजिए, और अपनी स्व संतुष्टि जरूरी है उसमें सबसे जी पहले, राइट है ना। तो जी अनुराग जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत सी चीज़ों पर आपने प्रकाश डाला, और आने वाले वक्त में मुझे आशा है कि बहुत से लोग अब आपसे जुड़ेंगे और से अधिक कहानियाँ सुनेंगे और सुनाएंगे। तो आपका बहुत बहुत आभार कि आप यहाँ आए, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू उषा जी। धन्यवाद। आपने बोलने का मौका दिया। आज के अभिव्यक्ति वार्धक्य के युग में हर आदमी बोलने को बेचैन है, लेकिन आप बुला के सुनती हैं, ये नहीं, बहुत ये ही तो अच्छी बात है। हमारे जी लिए गर्व की बात है, हमें अच्छा लगता है। आपको पता है, इतने अब आपका शायद एपिसोड नंबर 40 चल रहा है शायद, है ना, मैं थोड़ा सा कंफ्यूजन। तो इतने लोगों से जब बात करती हूँ तो खुद भी लाभान्वित हो रही हूँ ना, ये है ना, सुनना जरूरी है ना। नहीं नहीं, ये बड़प्पन है आपका। नहीं थैंक नहीं, यू। थैंक यू सो मच। जी।